ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है, वक्त हो गया यानी कि एबीपी रिपोर्ट का। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से ये गिरफ्तारियां हुई है 3 संदिग्ध आतंकवादियों की। संदिग्धों के आईएसआई से जुड़े होने के खुलासे भी हुए हैं। तीनों सीधे शहजाद भट्टी से संपर्क में थे। पाकिस्तान का गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, जिसके संपर्क में, जिसके कांटेक्ट में ये 3 संदिग्ध आतंकवादी बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार मामले की पूछताछ कर रही है। दिल्ली में लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो लगातार जारी है और ऐसे में हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर दिल्ली पुलिस की टीम रख रही है। ऐसे में 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। इनसे पूछताछ होगी और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन यहां पर एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इनके जो तार हैं वो आईएसआई से जुड़े हुए हैं और तीनों सीधे शहजाद भट्टी के संपर्क में भी थे। पाकिस्तान का गैंगस्टर बताया जाता है शहजाद भट्टी, जिसके इशारों पर ये काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब से इनकी ये गिरफ्तारी हुई है। आगे भी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। 3 आदमी स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किए हैं। अगर आपने पीछे देखा हो तो पंजाब के कुछ पुलिस स्टेशंस पर ग्रेनेड अटैक्स हुए थे। लास्ट अटैक जो है वो अभी 25 नवंबर को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन पे था। पीछे सिरसा में भी एक इंसिडेंट इस तरह का आया था जहां कुछ लोग पकड़ लिए गए थे और इनके पीछे शहजाद भट्टी काम कर रहा था। हमारी एक इन्वेस्टिगेशन में हमको लीड मिली थी स्पेशल सेल की टीम, जिसको डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट काम कर रहे थे। इनको लीड मिली थी और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंस्पेक्टर राहुल ने। इस टीम ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया विकास प्रजापति को। अभी तो जो हमें पता चला है कि वो एक मॉड्यूल ऐसा मिला है जो ग्रेनेड फेंकने की प्लानिंग कर रहा था, जो कि पंजाब में इसने 2-3 जगह और भी आइडेंटिफाई की हुई थी। और जैसा मैंने कहा कि शहजाद भट्टी का एक मॉड्यूल अभी पीछे हरियाणा में भी पकड़ा गया है, तो इससे पहले ये अपना और जगह फैला पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट अरेस्ट है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय टैलेंट को लेकर इलॉन मस्क ने बयान दिया है। भारतीय टैलेंट की इलॉन मस्क ने जमकर तारीफ की है। दरअसल एक पॉडकास्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नसीहत भी देते नजर आए इलॉन मस्क और कहा है कि भारतीय टैलेंट से अमेरिका ने खूब भारी मुनाफा कमाया है। ऐसे में H-1B वीजा प्रोग्राम बंद करके यूएस अपनी ताकत खत्म करेगा। अमेरिका खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत को मार डालेगा। इलॉन मस्क ने कहा कि H-1B वीजा बंद करने की बात व्यवहारिक नहीं है। और एक और बड़ी खबर और एक अच्छी खबर आपको बता दें। रांची वनडे में टीम इंडिया की रोमांचक जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके हैं, तो वहीं हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए हैं। विराट कोहली ने 135 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा और केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी भी हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस मैच में नजरें विराट कोहली पर टिकी हुई थी और विराट ने विराट प्रदर्शन किया है। विराट कोहली ने 135 रन की पारी खेली है और एक बड़ी जीत यहां पर टीम इंडिया की हुई है। रांची वनडे में टीम इंडिया ने बेहतरीन जीत हासिल की और अच्छा प्रदर्शन, तमाम जो बैट्समैन है वो एक अच्छा फॉर्म दिखाते हुए मैदान में नजर आए। अफ्रीका को 17 रन से हराया भारत ने। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, तो वहीं हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए हैं। बॉलर्स ने भी कमाल का प्रदर्शन यहां पर किया है, तो वहीं विराट कोहली ने 135 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा, केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली है। खासतौर से रोहित शर्मा पर, विराट कोहली पर सभी की नजरें थी कि कैसा प्रदर्शन वो यहां पर करते हैं। एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए रोहित शर्मा और विराट कोहली। 135 रन बनाते विराट कोहली नजर आए और रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। केएल राहुल ने शुभमन गिल की जगह कप्तानी की थी। एक अच्छे कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया और ऐसे में एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। तो रांची वनडे में टीम इंडिया की ये बेहतरीन जीत, जश्न मनाते तस्वीरें भी सामने आई टीम इंडिया के खिलाड़ियों की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से मात दी है। लगातार टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर बातें की जा रही थी और सभी की निगाहें थी। ऐसे में विराट के फैंस भी बेहद खुश हैं। विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली, 135 रन बनाते हुए मैदान में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो वहीं रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली।
आज की एक और अहम खबर हम आपको बता दें। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दलों का ये रुख साफ है कि वो एसआईआर पर चर्चा बिना कामकाज नहीं चलने देने का मन बना चुके हैं। वहीं सरकार वंदे मातरम पर भी चर्चा करा सकती है। वंदे मातरम के मुद्दे पर भी यहां पर जो सरगर्मियां नजर आ रही है। इस सत्र में ऑटोमेटिक एनर्जी बिल समेत 10 नए विधेयक पेश करने की भी तैयारी है। कल सर्वदलीय बैठक भी हुई और उस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि अपील यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्र है वो चले, तमाम जो काम है वो ठीक से पूरे हो जाएं। लेकिन यहां पर विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। तो शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कल सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष ने एक सुर में एसआईआर पर चर्चा की मांग की है। तो साफ है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही काम कम हंगामा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जिस एसआईआर को लेकर सड़क पर हल्ला बोल रहा है उसकी गूंज अब सीधे संसद में सुनाई देगी। ये इतने दबाव में है, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साजिश के तहत दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील कर रही है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। तो सबका है, देश का है, भारत का संसद चलेगा तो देश के लिए अच्छा है ना। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा। तो देखिए, तो कल सर्वदलीय बैठक हुई है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद सत्र से पहले कल कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की भी बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर में बीएलओ की आत्महत्या गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचितों, गरीबों के जो वोट है उसको लेकर उनको लिस्ट से हटाया जा रहा है। बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आतंकी हमला एक बड़ी चूक है। और देखिए, सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े हुए नजर आए और इसके साथ ही एसआईआर के अलावा कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव दिख सकता है। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर विदेश नीति और प्रदूषण से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज शीतकालीन सत्र के दौरान सुनाई दे सकती है। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। जिस तरह ब्लास्ट हुआ, पूरी तरह गृह मंत्रालय असफल हो गया है। उधर सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा की पूरी कोशिश की जाएगी। अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय अलग अलग पार्टियों ने जो उचित समझे हैं वो उठाए हैं और सरकार ने सभी के विषयों का संज्ञान लिया है और इस पर हमारे जो पार्लियामेंट के नियम है उसके हिसाब से सरकार विचार करेगी। जो भी आवश्यक विषय होंगे उस पर चर्चा भी होगी। संसद का ये शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और हर दिन हंगामा होना निश्चित है। संसद का आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और आज से संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तो कौन से मुद्दे हावी रहेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। बीएलओ की मौतों पर हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी हंगामा सदन के अंदर होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर भी लंबी चर्चा होगी। तो ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जब सदन के अंदर इन मुद्दों पर गहमा गहमी दिखने को मिल सकती है। 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है। 19 दिसंबर तक ये पूरा सत्र चलेगा। आपको बता दें कि इस बीच 15 बैठकें होने वाली हैं। 2 विधेयक विचार करने के लिए पेश होंगे। 10 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, तो सरकार की भी अपनी तैयारियां हैं। वहीं बिहार की नई विधानसभा का भी पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको आज शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलाएंगे और आज स्पीकर के लिए नामांकन भी होगा। जरूरत पड़ने पर स्पीकर के लिए
कल चुनाव होगा, कल वोटिंग होगी। लेकिन आज प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज स्पीकर के लिए नामांकन भी होगा, जरूरत पड़ी तो कल चुनाव होगा। लेकिन आज क्या कुछ होगा वो हम आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव दिलाएंगे शपथ। विधानमंडल की 3 तारीख को बैठक भी अहम होनी है। संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। तो नई विधानसभा का यह पहला सत्र 4 दिसंबर को अभिभाषण पर चर्चा इस सत्र के दौरान होने जा रही है। 5 दिसंबर को विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां पर तूफान दितवाह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी की बात करें तो श्रीलंका में 370 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारत ने राहत सामग्री भेजी है। सहायता लगातार भारत श्रीलंका की लेकर रहा है। श्रीलंका में फंसे हुए 323 भारतीयों को भी बचाया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु लगातार जारी है और उसी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर राहत सामग्री, उसको लेकर श्रीलंका के लिए मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया है। श्रीलंका में तूफान दितवाह से भारी तबाही क्योंकि हुई है। कई इलाकों में हजारों की संख्या में घर यहां पर तबाह हो गए हैं। लोगों के घर उजड़ गए हैं। लोगों को इस तूफान ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। चक्रवाती तूफान दितवाह से श्रीलंका के साथ साथ देखिए अब भारत के एक सच्चे दोस्त की तरह यहां पर भारत खड़ा हुआ है। पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पर दिन रात काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत उनकी मदद भी कर रहा है। मदद के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर दूर दराज के इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसी ही एक जगह पानी में फंसे एक व्यक्ति को सेना के जवानों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना अपने चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीलंका में लोगों की जान बचा रही है। दक्षिण के तटों में तैनात INS विक्रांत से 2 हेलीकॉप्टर्स को श्रीलंका भेजा गया है। इनमें सवार होकर श्रीलंका के जवान भी अपने लोगों को बचा रहे हैं। देखिए, तूफान दितवाह ने श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन इसका जो असर है अब तमिलनाडु पुडुचेरी में भी देखने को मिला है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों से जब तूफान दितवाह टकराया तो भारी बारिश, तेज हवाएं चली और इसके साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से 47 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिला। वहां के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ लहरें आ रही थी। इन्हीं हवाओं के बीच लोगों की जान भी समुद्र किनारे अटकी पड़ी थी। दक्षिण भारत में कोई हादसा न हो, इसके लिए NDRF की टीमों को वहां लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज तूफान का खतरा बना रहेगा। आज तो शाम तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये अलोंग द कोस्ट नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे। तूफान के लैंडफॉल की संभावना के बीच आज दिन भर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश होती रही। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुसाइड करने वाले BLO का आत्महत्या से पहले बनाया गया एक वीडियो आया है सामने, जिसमें वो परिवार से माफी मांगते दिखाई दे रही हैं। BLO सर्वेश सिंह ने कहा कि मैं चुनाव के काम में फेल हो गया, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं बहुत दुखी हूँ, 20 दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं, मेरे बच्चों की देखरेख करना। दीदी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता पाया। मम्मी इन बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस कानून समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं बहुत दुखी हूँ,
इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियाँ हैं, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। दीदी मुझे माफ करना, मेरे बच्चों की देख रेख करना। तो आपने यूपी के मुरादाबाद में जान देने वाले बीएलओ का वीडियो देखा। इससे पहले बीएलओ का एक सुसाइड नोट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं बहुत टेंशन में हूं और मैं हार गया। बीएलओ सर्वेश सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मुरादाबाद के बहेड़ी बेमनाथ गांव के रहने वाले सर्वेश सिंह ने खुदकुशी से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं हार गया, लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मजबूर हूं, मुझे माफ करना। खुदकुशी से पहले सर्वेश ने अपनी पत्नी को बताया, मेरा राशन का बहुत पैसा है, अगर मैंने ये काम पूरा ना करा तो मुझे जेल भी हो सकती है, मेरे बच्चों का क्या होगा। जबकि प्रशासन का कहना है कि बीएलओ सर्वेश सिंह ने 67% से ज्यादा काम पूरा कर लिया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज को देख रहे हैं। इससे पहले यूपी के ही बिजनौर में 56 साल की बीएलओ शोभा रानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला बीएलओ के पति का आरोप है कि एसआईआर के काम को लेकर शोभा रानी दबाव में थी। पति ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर आज से नियमित सुनवाई होगी। प्रदूषण पर नियमित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है और साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि प्रदूषण के पीछे कोई एक कारण नहीं है और आज से नियमित जो सुनवाई है वो शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। AQI गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। कई इलाकों में 400 से 500 जो AQI है वो दर्ज किया गया। ऐसे में आज से नियमित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने गहरी चिंताएं भी व्यक्त की है। प्रदूषण के पीछे कोई एक कारण नहीं, ये मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। निगरानी लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली वासियों को सांस लेने में इस स्मॉग की वजह से काफी परेशानियां हो रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे और भी ज्यादा प्रदूषण में बढ़ोतरी होती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर बीती 7 नवंबर को बच्ची से भरी स्कूल बस के स्टाफ से मारपीट की गई और 8 नवंबर को गुंडों ने दोबारा धमकी दी। उसी दिन बस कंडक्टर और ड्राइवर ने पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन लखनऊ पुलिस इतना कमाल का काम करती है कि आज तक केस दर्ज नहीं किया गया। घटना लखनऊ सेक्टर 25 की है, जहां पर स्कूल बस स्टाफ की गलती बस इतनी सी थी कि उसने बीच रास्ते में खड़ी कार को हटाने के लिए कह दिया था और इसके बाद गुंडों ने गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। तो लखनऊ पुलिस पर इस पूरे मामले पर केस नहीं दर्ज करने का आरोप है। 7 नवंबर को बच्चों से भरी हुई स्कूल बस स्टाफ को मारा गया, पीटा गया, गुंडों के द्वारा ये दबंगई की गई। 8 नवंबर को लखनऊ पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत भी की गई। लखनऊ के सेक्टर 25 की यह घटना है, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया। बस में बच्चे बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी यहां पर गुंडों ने गाली गलौज की, मारपीट करना शुरू कर दिया। तो लखनऊ के सेक्टर 25 में गुंडों का बोलबाला है। पुलिस भी यहां पर कम नहीं है, गुंडे बवाल काटते हैं और अगर किसी ने शिकायत की तो पुलिस केस दर्ज नहीं करती। बीती 7 नवंबर को बच्चों से भरी हुई स्कूल बस के स्टाफ के साथ मारपीट हुई और 8 नवंबर को पुलिस में शिकायत की गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, लेकिन जांच तो छोड़िए, पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। बीती 8 नवंबर को बच्चों से भरी बस को रोककर बस के स्टाफ से गाली गलौज की गई थी और कई थप्पड़ मारे गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है।
ये विवाद 7 नवंबर को हुआ था। 7 नवंबर को बस स्टाफ से मारपीट की गई। 8 नवंबर को फिर धमकी दी गई। उसी दिन पुलिस को शिकायत भी की गई जिसमें लिखा था कि 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे बच्चों को उनके घर छोड़ रहा था। रास्ते में सेक्टर 25 पावर हाउस चौराहे के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रोड पर गाड़ी खड़ी की थी, जिसको हटाने के लिए बोला गया तो बच्चों के सामने कई थप्पड़ मारे गए और रोड पर धक्का दे दिया गया। इसके बाद इधर न आने की धमकी दी गई। 8 नवंबर को करीब 12 बजे बच्चों को लेकर उधर से निकला तो बस रोककर कहा कि इधर से नहीं आना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मारपीट और धमकी की पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। सेक्टर 25 इलाके में मारपीट हुई, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस केस दर्ज करने या जांच करने की जहमत नहीं उठा पाई। बड़ी खबर मिल रही है, नशे के लिए कफ सिरप सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी भोला जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता से हुआ है ये पूरा बड़ा एक्शन, जहां पर भोला जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। विदेश भागने की फिराक में था भोला जायसवाल। भोला का बेटा शुभम जायसवाल है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पहले फरार हो चुका है, लगातार उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन इस बीच यहां पर बड़ी गिरफ्तारी हुई है शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की। बता दें आपको कि कफ सिरप की भी भारी खेप बरामद की गई है। सोनभद्र पुलिस ने यह बरामदगी की है। यूपी के कई जिलों से सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं। कफ सिरप के 2 कंटेनर्स बरामद हुए थे, जिसमें लगभग 1,20,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। भोला प्रसाद जायसवाल, उनके फर्म से कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी। इसमें वांटेड थे भोला जायसवाल, जिनको हमें टिप मिली थी कि ये कलकत्ता एयरपोर्ट से भारत के बाहर फ्लाई करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही ये पता चला, हमने कलकत्ता पुलिस की मदद लेते हुए इनको कलकत्ता एयरपोर्ट पे डिटेन किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां से हादसे का एक ऐसा वीडियो आया है सामने जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर बेकाबू बोलेरो कार ने सिर्फ 3 सेकंड के अंदर 15 से ज्यादा बाइक्स को रौंद डाला। यह हादसा शहर के शाहपुर इलाके में स्थित कैंसर अस्पताल की पार्किंग में हुआ। पार्किंग में लाइन से बाइक खड़ी हुई थी। कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, जबकि एक शख्स बाइक पर बैठा हुआ था। तभी तेजी से कार आई और टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। टक्कर के बाद बाइक पर बैठा शख्स वहीं गिर गया। वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। हालांकि 16 बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो दूसरे अस्पताल में खून देकर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ये हादसा हो गया। बात राजस्थान की, जहां के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर काफी विवाद हो गया। नाराज लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा करने लगे और कोटा की सड़क पर जमकर नारेबाजी भी होने लगी। कोटा के शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसपास के व्यापारी इसके विरोध में हंगामा करते हुए सड़क पर आकर बैठ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा और कई बड़े नेता भी लोगों के बीच पहुंचे। हिंदू संगठन तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। प्रशासन ने लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और सड़कों पर ही घंटों तक बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। एक महिला ने तो ऐलान कर दिया कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। महिला के इस ऐलान के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर ली गई है। हमारी भी ये मांग है कि पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना की है। वहां पर शिव जी की मूर्ति को उठाकर लेके गया है। और आइए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां पर उस वक्त हंगामा हो गया जब बारात में आए 3 लोगों की पिटाई होने लगी और गांव के लोग ही बिजली के पोल पर इनको बांधकर पिटाई करते नजर आए। ग्रामीणों ने इतना मारा कि एक युवक तो लहूलुहान हो गया, उसके कपड़े फाड़ दिए।
और इस हंगामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ आए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लोगों के विरोध के चलते काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने तीनों को पोल से खोल तो लिया, लेकिन उन्हें गाड़ी तक ले जाना मुश्किल था, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में भी लोग इन तीनों पर हमला करते दिखे। पुलिस वालों ने किसी तरह से तीनों को गाड़ी में बिठाया और लोगों के चंगुल से छुड़ाकर उनकी जान बचा ली। वीडियो गाजीपुर जिले के पारा गांव का है। बारात में आए ये तीनों युवक एक घर में सो रहे थे, तभी गांव वालों ने हमला बोल दिया। युवक ने बताया कि वो कुछ समझ नहीं पाया। दोनों गाड़ी कूद दिए और फिर हम लोग को मारने के लिए दौड़ा लिए। उसके बाद घर में घुस के दरवाजा तोड़ के मारे हैं और फिर बाहर निकाल के खंबे में बांध के मेरा पैर और कूद दिए। घायल युवकों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रात के वक्त बारात में ही टेंट हाउस कर्मचारियों से युवकों की कहासुनी और मारपीट हुई थी। इसी बात से गांव वाले नाराज थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो सवार परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो का पुर्जा टूट गया था और उसमें बैठे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे 3 व्हीलर चल रहा था इलेक्ट्रिकल, तो उसमें टक्कर मारी है रोडवेज बस ने। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो बीच से 2 हिस्सों में बंट गया था। मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे नंबर 9 पर एक परिवार रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था। उसी वक्त तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। एक टेम्पो में कुछ सवारी, एक परिवार के लोग थे। वो किसी शादी में जा रहे थे और पीछे से एक बस ने उसमें डैश कर दिया। देखिए, अमेरिका के इंडियाना में इस वक्त भयंकर बर्फबारी का दौर चल रहा है और इस बर्फबारी के चलते हालात इस कदर यहां पर बिगड़ गए हैं कि 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। गाड़ियां खिलौने की तरह सड़क पर बिखरी हुई हैं और टिमटिमाती बत्तियां प्रशासन की उन गाड़ियों की हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। तस्वीरों को नजदीक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी गैराज के अंदर का वीडियो है। एक के ऊपर एक गाड़ियां चढ़ी हुई हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस हादसे में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। अब एक दूसरा वीडियो देखिए। आसमान से सिर्फ बर्फ गिर रही है और सड़क पर लग रहा है कि ये कारों का कब्रिस्तान है। बताया जा रहा है कि यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आया और 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की एक बड़ी वजह बर्फ के चलते सड़क की फिसलन भी रही। वह देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली से भी सामने आई है। यह तस्वीर सड़क हादसे की है जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। इस शख्स को उसी टैंकर ने कुचल दिया जिस टैंकर में वो बैठ कर आया था। और टैंकर से उतरने के बाद वो चंद कदम ही चल पाया था कि टैंकर ने उसे कुचल दिया। टैंकर का अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। इसका एहसास होते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ड्राइवर उसके ऊपर से पिछला पहिया भी चढ़ाते हुए वहां से आगे बढ़ गया। इससे पहले कि टैंकर आगे रुका, वो शख्स प्लास्टिक का गैलन लिए हुए टैंकर से उतरा और आगे चलने लगा। इसी दौरान ड्राइवर ने टैंकर चला दिया, जिसकी चपेट में वो आ गया। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और अब जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर उस माता पिता के लिए बेहद जरूरी है जिनके बच्चे स्कूल बस से सफर करते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल बस 2 बहनों के लिए काल बन गई और इस दर्दनाक हादसे का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया। ये है दिल दहला देने वाले हादसे का डरावना वीडियो। घर से बस 10 कदम की दूरी पर 2 सगी बहनों के साथ स्कूल बस में बैठे शैतान ने ऐसा डरावना कांड कर दिया। बच्चियां जिस बस से उतरी उसी ने उनको कुचल दिया। 7 साल की अनाबिया अपनी 4 साल की छोटी बहन का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाती, उससे पहले ही आंखों पर पट्टी बांधे ड्राइवर ने उनको रौंद दिया। बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन घायल है।
यहाँ ड्राइवर की जल्दबाजी बच्चों की मौत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सवाल ये कि बस में कोई कंडक्टर क्यों नहीं था, और अगर था तो उसने बच्चों को सड़क क्यों नहीं पार करवाई। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे दो बातें जरूर समझाएं। पहली ये कि बस गुजरने के बाद रोड क्रॉस करें, और दूसरा ये कि बस के आगे से कभी रोड ना क्रॉस करें। और देखिए, तेलंगाना से भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है, जहां के जगत्याल जिले के एक मार्केट के अंदर ये भीषण आग लग गई थी और इस हादसे में 20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान है। जहां आग लगी वहां पर खिलौनों की लाइन से दुकानें हैं। कोंडागढ़ मंदिर नगर की पहाड़ियों में स्थित एक दुकान में आग लगी। लोग उस आग को बुझा पाते उससे पहले ही आग फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकानों में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान रखा था, जिस वजह से आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कई घंटों बाद जब आग पर काबू पाया गया, तब दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख बन चुका था। देखिए, कई बार अनजाने में ऐसा हादसा हो जाता है कि किसी की जान चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है लंदन से मुंबई आई उस महिला के साथ जो ट्रेन में सफर कर रही थी। एसी कोच के खुले हुए दरवाजे से महिला अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला को नीचे गिरता देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। महिला को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी महिला रेलवे ट्रैक पर गिर गई और उसकी जान चली गई। अब जरा भारत के कुछ लोगों को देखिए। महिला ट्रेन से गिरी तो प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोग भागने लगे। एक आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। यह वीडियो दादर रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तो महिला उसके टॉयलेट में गई थी और तभी ट्रेन चलने लगी, और जब जल्दबाजी में उतरने की कोशिश की तो सीधा रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। और एक हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं राजस्थान से। यहां के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। कार के पर खच्चे उड़ गए। सड़क पर चारों ओर मलबा बिखरा नजर आया। बताया गया कि हादसा ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुआ। तेज रफ्तार कार डंपर से टकरा गई। जयपुर दौसा हाईवे पर हुए हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। देखिए, वैसे तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपको सावधान कर देने वाली है। दिल्ली पुलिस ने नकली सिगरेट बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स की हूबहू नकल वाली हजारों सिगरेट बरामद हुई हैं, जिन्हें दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। पकड़ी गई नकली सिगरेट की कीमत मार्केट में लगभग 3.5 लाख से ऊपर की है। स्पेशल इंटेलिजेंस की टीम ने कई दिनों की रैकी की, उसके बाद एक खास प्लान बनाकर छापेमारी की। 2 आरोपी तो मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए, बाकी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह काफी समय से अवैध स्टोरेज और सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा थे। इनकी हरकतों से सिगरेट कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस महिला पर यह आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी, और जो वजह सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। विश्वजीत और पंपा ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 4 साल की बेटी भी है, लेकिन आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था, और एक दिन झगड़ा इस कदर बढ़ा कि पंपा ने विश्वजीत की हत्या कर दी। जांच में पता चला कि विश्वजीत टोल प्लाजा पर काम करता था। शनिवार की रात करीब 9 बजे वो टोल प्लाजा से काम करके घर लौटा, लेकिन पंपा ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई, झगड़ा हुआ, और फिर पंपा ने गुस्से में चाकू से विश्वजीत पर हमला कर दिया। पंपा ने सोचा भी नहीं था कि उसके इस हमले में उसके पति विश्वजीत की जान चली जाएगी। विश्वजीत को खून से लथपथ देख पंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, जिसके बाद पड़ोसी वहां पहुंचे और विश्वजीत को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन विश्वजीत को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा की, जहां पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। यह हादसा कोतवाली इलाके में उस समय हुआ जब सामान बेचकर गुजर बसर करने वाली कुछ महिलाएं फुटपाथ पर सो रही थी। तभी एक तेज रफ्तार कार इन पर चढ़ गई।
बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था। सब नींद में थे और इनने पीने के रंग में गाड़ी पूरी आंख के ऊपर चढ़ा दी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कार में बैठे एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर पता नहीं मेरे को कहाँ का है भैया, वो मेरे संग शादी में आया था, उसके संग में आ गया बस। पुलिस ने कार जब्त कर ली और छानबीन शुरू कर दी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने समुद्र में रशिया के तेल टैंकर्स को निशाना बनाया है और यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि उसने अपने स्वदेशी ड्रोन से रशिया के 2 टैंकर्स को तबाह कर दिया। बाकायदा वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूस के दोनों तेल टैंकरों पर हमला होते हुए दिखाया। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने सी बेबी नेवल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर ब्लैक सी में रूस पर हमला किया। हमले के बाद रूस के तेल टैंकरों से भरे जहाज समंदर के बीचों बीच चलते हुए दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।